नमस्कार साथियों, आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के सॉल्यूशन के अंतर्गत मैं सुरेश अणखिया आज आपको ज्योग्राफी का पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। जैसा कि कल सब्जेक्ट के पेपर थे जिसमें आपने एसएस के पेपर को अटेंड किया, तो उसके बाद में आज कॉमन पेपर था। इस कॉमन पेपर के अंतर्गत ज्योग्राफी का वेटेज अपने आप में मैंने कल भी आपको कहा था कि काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लगभग 20 से 25 प्रश्न आने के इसमें चांसेस रहते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का मैं यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। एक एक को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले है, कौन सा महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो आप लोगों से मैं यही कहता हूं कि पहले तो ये देखें कि उसमें से वो क्या पूछना चाह रहा है। एक तरफ महाद्वीप है और दूसरी तरफ उसका क्षेत्रफल का प्रतिशत है। इसी क्रम में यदि हम यहाँ पर बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 9% है, अर्थात ये इससे निकटतम है, ये सही है। दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.9 या 12% के करीब रहता है। जबकि यूरोप के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर यूरोप का क्षेत्रफल 9.24% दिया गया है, जबकि एक्चुअल में यूरोप का क्षेत्रफल 6.5% के आसपास में रहता है। लगभग 6% यूरोप का क्षेत्रफल है। ठीक है, यूरोप विश्व के लगभग 6% भूभाग को कवर करता है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। फिर है अफ्रीका का। अफ्रीका बाकायदा 20.3% एरिया को कवर करता है। इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा यूरोप। नेक्स्ट, यहां पर कुछ फसलों की संकर प्रजातियां या उन्नत किस्मों के बारे में पूछा गया है। ये किस्म दी गई है वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकरफोर। ये तीनों किस्म, जिसमें हम वीरनार और वरलक्ष्मी की बात करें तो ये दक्षिण भारत के अंतर्गत धारवाड़ यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई कपास की संकर प्रजाति की किस्म है। तो इसका उत्तर रहेगा कपास। नेक्स्ट, राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर सवाल है। सालर वन या जिसे साल वन कहते हैं, जैसा कि क्लास में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जा चुका है, सामान्यतः 500 मीटर से अधिक ऊंचाई के या 500 मीटर की ऊंचाई के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत हम अगर जिलों की बात करें तो ये मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, राजसमंद, जयपुर आदि जिलों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सालर वन का क्षेत्र है अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिला क्षेत्र। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति। जैसा कि जनजाति के टॉपिक में आपको टाडा, माडा, सहरिया आदि के बारे में मैंने क्लास में बताया था। इसके लिए आप लोग पढ़ते हैं 12 जिले के अंतर्गत 12 की 2 तहसीलें, जिला 12 हैं, और 12 की शाहबाद और किशनगंज तहसीलें, ये तहसीलें संबंध रखती हैं सहरिया जनजाति से। और जैसा कि आप लोग 12 के इस क्षेत्र को पर्टिकुलर सहरिया के संबंध में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12 का किशनगंज और शहबाद तहसील का क्षेत्र सहरिया जनजाति का क्षेत्र। यहां पर सवाल आया है जनगणना को लेकर। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर अगर चर्चा करें तो जैसा कि मैं क्लास में भी आपको कहता हूं, यदि आपसे जनगणना का सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसमें बेसिक सवाल आते हैं जब, तो आप आसानी से इसे अटेंड कर सकते हैं। कई बार ये इतना डीप पूछ लेते हैं कि इसको हम लोग वहां तक शायद नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहां पर भी इसने यही प्रयास किया है कि जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी जनसंख्या तो हम निकाल लेते हैं, लिंगानुपात में भी शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, अर्थात 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों में लिंगानुपात, और लिंगानुपात भी ग्रामीण और शहरी का। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 937 के साथ में बांसवाड़ा में है, जबकि शहरी लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करें
तो इसमें शहरी शिशु लिंगानुपात नागौर का 907 प्रति हजार है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा और नागौर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आप लोग क्लास के अंदर कॉप के बारे में पढ़ चुके हैं और बाकायदा इसे क्लास में पढ़ाया जा चुका है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉप, विश्व में जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रतिवर्ष कॉप का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम के अंतर्गत कॉप 29 का आयोजन जो कि नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित किया गया। बाकू, अजरबैजान। बाकू, अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट, रिको। रिको और रिको के द्वारा जापानी पार्क की स्थापना और कोरियाई पार्क की स्थापना के संबंध में आपकी क्लास नोट्स में आपको बकायदा ये मिल जाएगा। जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसे हम लोग जापानी पार्क भी कहते हैं। और ये जापानी पार्क मैंने आपको क्लास में बताया था, जापानी, नी से नीम राणा, और ये है इसका उत्तर नीम राणा अलवर। ठीक है, जापानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपके सामने यहां पर कुछ पर्वत चोटियां दी गई हैं और इनमें से आप लोगों को बताना है कि इसमें से सबसे अधिक ऊंचाई की पर्वत चोटी कौन सी है। यदि हम रोजा भाकर की बात करें तो कल के पेपर में आपके इसराना भाकर का क्षेत्र पूछा गया था, जालोर सांचौर वाला रोजा भाकर, और रोजा भाकर की हाइट है 830 मीटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डोरा पर्वत की, जो मरुस्थल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, 869 मीटर। वहीं आप लोग खो, जयपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में खो को पढ़ चुके हैं 920 मीटर के साथ में, जबकि उदयपुर के अंतर्गत सायरा पर्वत चोटी है जिसकी हाइट है 900 मीटर। अब इसमें से आप लोग जान सकते हैं कि खो सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में यहां पे उत्तर होगा। नेक्स्ट, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024। विश्व में प्रवास के संबंध में माइग्रेशन जो होता है, इस माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य देश का मतलब जहां पर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, तो इसमें हम लोग बात करते हैं अमेरिका यानी कि यूएसए में विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं, इसलिए यूएसए को विश्व में सर्वाधिक गंतव्य वाले देश के रूप में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या, यानी कि ये पशुपालन को लेकर सवाल है, राजस्थान का पशुधन, और इसमें राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा भेड़ों की संख्या बकायदा बाड़मेर में है, ये कथन सत्य है। सुरती भैंस की एक नस्ल है, ये भी बात सही है। तो इस तरह से हम बात करें इन विकल्प पर तो ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? पार्कलैंड कह सकते हैं घास भूमियां। पार्कलैंड या घास भूमि, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, के क्षेत्र शामिल हैं। यहां पर इन क्षेत्रों के अंतर्गत इन वनों के साथ में कुछ घास भूमियों का भी विकास हुआ है, जिन्हें हम लोग पार्कलैंड टाइप की दृश्य भूमि कह सकते हैं। नेक्स्ट, नदी और उसमें से असुमेलित को आपको पहचानना है। एक तरफ दी हुई है नदी और दूसरी तरफ दिया हुआ है इसका उद्गम केंद्र। यहां से नदी एक तरफ है सोन नदी, सोन का उद्गम अमरकंटक है, बिल्कुल सही है। दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर का पठार होता है।
छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, तो इसलिए यहां पर असुमेलित है दामोदर। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी से होता है, सही है। कृष्णा का पश्चिमी घाट से होता है, जिसे हम महाबलेश्वर कहते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट का ही क्षेत्र है, इस कारण से इसका उत्तर होगा दामोदर नदी बुंदेलखंड से उद्गमित नहीं होती है, छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर भी राजस्थान के अपोह तंत्र को लेकर सवाल पूछा गया है। लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपोह क्षेत्र राजस्थान में है, बाकायदा सही बात है, राजस्थान के अंतर्गत ही इसका अधिकांशतः अपोह क्षेत्र मौजूद है। खारी नदी बनास की सहायक है, बिल्कुल सहायक है। खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर बनास में शामिल होती हैं। एक्चुअल में खारी यहाँ पर आप बनास में भी पढ़ते हैं, लूनी में भी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं खारी को। तो खारी बनास की सहायक है, बिल्कुल सही कथन है। और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती, ये भी सही कथन है। इस कारण से ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, वापस से हिमालय पर्वतमाला को लेकर भारत के भौतिक प्रदेश का यह प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कुल्लू और कांगड़ा घाटियां। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, शिमला घाटी आपने इसमें पढ़ी हैं, तो ये सारी घाटियां कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी हिमालय के अंतर्गत सेब उत्पादन को लेकर प्रसिद्ध रहती हैं। ये मध्य और लघु हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं, और इसके साथ साथ आप कश्मीर घाटी को जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए भी जानते हैं। तो ये सारी घाटियां मुख्य रूप से मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग हैं। नेक्स्ट, पर्यटन केंद्र सुमेलित नहीं है। यहां से पर्यटन केंद्र है मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर के अंतर्गत है, स्थित है। जोधपुर का दुर्ग है मेहरानगढ़, इसने बीकानेर दिया है, इसलिए इसका उत्तर सीधा सा है, जोधपुर में है मेहरानगढ़। जसवंतथड़ा जोधपुर सही है। स्वर्णकोटी जिसे सोनारी कोटी कहते हैं, टोंक में है। रानी जी की बाव या रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंतर्गत है, जो भारतीय मुद्रा पर भी अंकित है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी तुल्य जलवायु कहा जाता है? राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल को। राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु को स्टेपी तुल्य जलवायु कहा, जो कि कोपेन के अनुसार जब हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं वहां पर भी स्पष्ट होता है, और भौतिक प्रदेश में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, वहां से भी स्पष्ट होता है। तो ये अर्धशुष्क मरुस्थल में पाली है, जालोर है और जोधपुर है, लेकिन जयपुर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा जयपुर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? यह आप लोगों के पवन संचलन को लेकर सवाल पूछा गया है, विश्व की प्रमुख पवनें, और पवनों के अंतर्गत भी आप लोगों से यहां प्रश्न पूछा गया है। यहां पर स्थायी पवनों का सवाल है। ये स्थायी पवनें, जिन्हें हम लोग ग्रहीय पवनें भी कहते हैं, स्थायी पवनें, ग्रहीय पवनें, या फिर इसे हम भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, चलती हैं, उन्हें निश्चित दिशा और निश्चित स्थान का होना जैसे ग्रहीय, सनातनी या स्थायी पवन कहलाता है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत उत्तर पश्चिम पछुआ पवन चलती हैं। ठीक है, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं, ये नहीं होगा। ध्रुवीय पूर्वी पवनें, जिसको हम लोग ध्रुवीय पवनें कहते हैं, उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती हैं, ये भी कथन गलत हैं। ध्रुव से उपध्रुव की ओर चलती हैं, ये भी कथन गलत हैं। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं, ये बात सही है। तो यहाँ हम अगर उत्तर ढूंढें तो ए और डी इसका उत्तर सही होगा। मैं इसको एक वापस से आप लोगों को बता देता हूँ कैसे हो सकता है। तो जैसा आपको क्लास में भी इसे समझाया जा चुका है
ये है भूमध्य रेखा, 30 से 35 डिग्री उपोष्ण कटिबंध, 60 से 65 का उपध्रुवीय, 30 से 35, 60 से 65, और ये 85 से 90 और ये भी 85 से 90। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब, इसे कहेंगे उपध्रुवीय निम्न, और इसे कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इसी क्रम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं इन पवनों की, तो ये जो क्षेत्र है ये है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र, ठीक है, ये है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र। इस क्षेत्र में पछुआ पवनें चला करती हैं, जो कि 30 से 60 के बीच का क्षेत्र कह सकते हैं हम, पछुआ पवन का क्षेत्र, जबकि ऊपर का क्षेत्र ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र है। ये 3 प्रकार की स्थायी पवनें हैं। जैसा कि हम यहाँ पर पहले कथन पर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें किस प्रकार से चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो जैसा कि मैं इन तीनों का यहाँ पर बात करता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है नेट, व्यापारिक पवनें चलती हैं नेट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से, ठीक है, यहाँ से ये क्रम चलता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें सेट कहा जाता है, अर्थात साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। इस प्रकार से ये इसके और चलती हैं। इसके बाद में आप लोग देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों को हम लोग कहते हैं SWW। क्यों? क्योंकि इसे साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। वहीं ये दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत NWW कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्लीज के नाम से, जो कि इस तरह से ये कथन यहाँ पर सही बैठता है। वापस से हम बात करते हैं इसके दूसरे सही कथन की, तो व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर इसलिए होती हैं क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत बहुत तीव्र गति से चलती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता और स्थल की कमी होती है। इस कारण से इसे व्यापारिक पवनों की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी माना गया है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, अलिया बेट और खदिया बेट को आप लोग अपतटीय तेल क्षेत्र के रूप में पढ़ चुके हैं। आपने यहाँ गुजरात क्षेत्र के अंदर, मैंने जैसा कि आपको द्वीप समूह के अंतर्गत भी पढ़ाया था, गुजरात के अंतर्गत यह प्रमुख द्वीपीय क्षेत्र हैं जो खंबात की खाड़ी में स्थित हैं, ठीक है, इसका लोकेशन है खंबात की खाड़ी, अलिया बेट, खदिया बेट। नेक्स्ट, भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत का पठार का गर्म होना। आप लोगों को क्लास में बकायदा मानसून के सिद्धांतों के तहत मैंने इसे समझाया था और मैंने वहां पर क्लियर कहा था, जो पी कोटेश्वरम थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को कहा गया पूर्वा जेट सिद्धांत। क्या कहा गया? पूर्वा जेट सिद्धांत कहा गया, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार पी कोटेश्वरम ने तिब्बत के पठार को, इसे तिब्बत के पठार की अवधारणा के रूप में भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तिब्बत के पठार का गर्म होने का प्रभाव, जिसके परिणाम स्वरूप वहां से गर्म पवनें नीचे की ओर उतरती हैं और आगे चलकर ये हिंद महासागर के उच्च वायुदाब केंद्र को और अधिक प्रभावी बनाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र गति से मानसूनी पवनें भारत की ओर गति करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम। हालांकि यहाँ
ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है जिसने अभी हाल ही में भारत को, इसके अनुसार भारत वर्तमान में 145 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री माना गया है। इसी क्रम में अगर मैं दूसरे क्रम की बात करूं तो इसमें दूसरा 141 करोड़ पॉपुलेशन के साथ चाइना का दूसरा स्थान है, जबकि यहां पर इन दोनों को नहीं पूछा गया है। यहां पूछा गया है इस क्रम के अनुसार सबसे बड़ा और फिर घटते क्रम में बताना है। तो यहां सबसे पहले हम बात करें थाईलैंड। थाईलैंड इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, जिसके बाद में थाईलैंड के बाद में फ्रांस, फ्रांस के बाद इटली और इटली के बाद साउथ कोरिया का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति। कृषि के टॉपिक के अंतर्गत आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। स्वर्णिम रेशा क्रांति, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, और गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट या पटसन को, और इसके उत्पादन से संबंधित है यह क्रांति जूट के उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? और जैसा कि मैंने आपको सूती वस्त्र उद्योग के अंदर भी लिखवाया था कि सूती वस्त्र उद्योग देश के अंदर रेलवे के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। और यहां पर सूती वस्त्र उद्योग अकेला नहीं दिया, यहां पर पूर्ण रूप से वस्त्र उद्योग को कहा गया है। वस्त्र उद्योग जिसमें आप लोग सूती वस्त्र उद्योग भी पढ़ते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग भी पढ़ते हैं, और रेशमी वस्त्र उद्योग भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जूट से बनने वाले वस्त्रों को भी पढ़ते हैं। ये देश की लगभग 41% आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं। इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि वस्त्र उद्योग देश में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाली औद्योगिक संस्था या उद्योग है। नेक्स्ट, अभी आपको क्लास के अंदर अभी 2000 हाल ही में कृषि का जो टॉपिक करवाया था उसमें आपने पढ़ा होगा, गेहूं के उत्पादन के संबंध में हमने बात की थी। गेहूं का उत्पादन पर हेक्टेयर अगर बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि हम यहां पर बात कर रहे हैं उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला स्टेट है। ठीक है, तो ये थे हमारे ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हुआ होगा, और इसी संदर्भ में आपका पेपर, दोनों पेपर से आप मिलान कर दीजिएगा। हमने यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र हल करवाया है, आपकी के अकॉर्डिंग कोशिश करिएगा मिलाने की। यदि आप इसमें मेरे अगर व्यू की बात करूं तो लगभग जनरल मेरिट 350-360 की स्कोरिंग वाला स्टूडेंट है वो जनरल में सेलेक्ट होने के लायक है, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। तो इस कारण से आप लोग अपना आराम से प्रश्न पत्र मिलाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगामी भर्तियों के साथ में भी जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर फर्स्ट पेपर हुआ है उसको लेके हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं 19-20 के लगभग क्वेश्चन है कि उनके आंसर आयोग द्वारा क्या माने जा सकते हैं। दूसरा हम लोग ये बात करेंगे कि हम कुछ समय पहले अपनी एक पुस्तक आई है फर्स्ट पेपर के लिए, पॉलिटिकल का जितना भाग है उसको लेकर लगभग 20 क्वेश्चन को लेकर वो कवर करती हैं पाठ्यक्रम के हिसाब से। दूसरा ये है कि सक्सेस पॉइंट के अंदर भी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑफलाइन बेसिस में पढ़ाता हूँ, तो कि नोट्स का कंटेंट, किताब का कंटेंट अपना लगभग एक जैसा रहता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो किताबों में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि आयोग इनमें क्या राइट आंसर मान सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि हालांकि ये जितने भी आंसर मैं बता रहा हूं वो सारे संभावित हैं। फाइनल इसके आंसर जो हैं वो आयोग ही बताएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन का ट्रेंड अगर देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं 2 से 3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जिस पर मुझे खुद को भी अभी संशय कन्फर्म नहीं है, और उसका कन्फर्म आंसर आयोग ही देगा।
और पता ही नहीं चलता है। ऐसा एक बार नहीं, कई सालों से, कई बार से हो रहा है जब से पॉलिटी के प्रश्नों का ट्रेंड बदला है। आप लोग कहेंगे कि फिर किस चीज़ के एक्सपर्ट जो 2-3 क्वेश्चन नहीं बता सकते, वो वही एक्सपर्ट बता सकते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को बनाया और जहां से उठाया है। हमें कुछ पता नहीं है, बहुत सारी कोशिश की, 3-4 घंटे बहुत सारी वेबसाइट खंगाली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है। भले आप विशेषज्ञता पे सवाल करें तो भी मुझे उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कल एसएसटी वाले पेपर में भी एक बात कंफर्म की थी कि मैं कोई झूठा दावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो है वो सच है। झूठा दावा ना आज होता है ना कल होगा। जो अपने कंटेंट से प्रश्न आया उसको स्पष्ट कर दूंगा कि ये अपने कंटेंट से हैं, इसका उत्तर ये है, और जो नहीं है वो क्लियर है कि नहीं है, और जिसके उत्तर पर डाउट है उस पर डाउट बता देंगे कि ये यहाँ पे डाउट हो सकता है। तो सारा कुछ हम लोग अच्छे से देखते हैं। मुझे तो हालांकि पहले ही प्रश्न पे डाउट है कि 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो हमने राज्यपाल की पूरी वैसे लिस्ट डाली है, आप उसमें किताब में देख सकते हैं 119 और 20 पेज पे। तो अगर इसमें देखो दो चीजें हैं, अगर कहा जाए कि अन्य राज्य के राज्यपालों को कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब इसका उत्तर तो 9 राज्य ठीक आ रहा है, 9 राज्यों नहीं, इसका उत्तर जो है मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये राज्यपाल के संदर्भ में पूछा जाए तो 9 राज्य ठीक है राज्यपाल, और अगर ये सवाल पूछा जाए कि राज्य कितने हैं तो आप देखिए कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्वरूप सिंह गुजरात के थे, और दूसरा अगर बात करें तो कैलाशपति मिश्र गुजरात के थे, ये एक सेम हो। 9 में से बात करें, हरियाणा के किदवई थे तो हरियाणा के धनिकलाल मंडल थे, और ऐसे अगर उत्तर निकाला जाए तो इसका 7 भी आ सकता है। अगर राज्य के संदर्भ में कमीशन ने पूछा है तो 7 उत्तर निकलेगा, अदरवाइज 9 उत्तर निकलेगा। मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है, क्योंकि इस प्रश्न में स्पष्टता नहीं है कि राज्यों का बताना है या फिर राज्यपालों का। नंबर ऑफ गवर्नर की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टेट की संख्या कम है। तो मुझे जो जहां लग रहा है मैं वही बता रहा हूं, मेरी जहां तक विशेषज्ञता चलती है। बाकी जो आयोग मानेगा वही होगा, 1-2 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी, कोई उसमें कुछ है नहीं। अपन जो डाउट है वो क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे इस प्रश्न के उत्तर में डाउट सा लगता है, और मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है, क्योंकि इसमें राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अन्य राज्यों की, यहाँ पे भी राज्य स्टेट शब्द है, देख लो आप। तो मैं इसको थोड़ा डाउट में रखता हूँ, और मैंने कहा कि राज्यपाल के संदर्भ में 9 आंसर माना जा सकता है, राज्य की स्थिति में 7। हालांकि राज्यपाल में अपन ने सारा डाला है कि अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों के नाम वगैरह अलग से लिस्ट दे रखी है, बट प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। दूसरा एक प्रश्न था कि नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन को लेके मिलान करना था। तो अगर मैं बात करूं कि हमने स्पष्ट तौर पे लिखे हैं, देखो पुस्तक में नोट्स दोनों में मैंने लिखवाए हैं कि संविधान संशोधन जिसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। पुस्तक के पेज नंबर 51 को आप लोग देख सकते हैं। आप एक एक का मिलान कर सकते हैं। जैसे सहकारी समिति की अगर हम लोग बात करें तो 43B के तहत है। अगर हम लोग बात करें कि जैसे निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो 39A निःशुल्क 39A। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो आर्टिकल 45 हो जाएगा, आर्टिकल 45। तो ये सारे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपके 86वां संविधान संशोधन। और अगर बात करेंगे कि सहकारी संघ, मैंने हमेशा बताता हूँ कि 97वां है, तो C का 4 हो जाएगा। तो C में 4 आपको एक ही ऑप्शन में मिलता है, तो 2 नंबर विकल्प सही माना जाएगा, राइट नंबर। आप ऐसे सभी को मिला सकते हैं, इधर अपना जो प्रूफ है वो दे सकते हैं। राज्यपाल में भी अपने सारी चीज स्पष्ट लिखी हुई है, लेकिन प्रश्न में अस्पष्टता, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि निम्नलिखित समूहों में से 3 या अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बहुत प्रश्न सरल था, बहुत साधारण था। देखिए इस प्रश्न की अस्पष्टता है, इस प्रश्न का लेवल अच्छा है, और ये साधारण प्रश्न है, आपको प्रत्येक पुस्तक में मिल जाएगा। अपनी पुस्तक में तो खैर मुख्यमंत्री अच्छे से दे रखे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप मिलाएंगे तो 2 ऐसे प्रश्न हैं जो डाले हुए सेम के सेम,
40 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 140 पे दोनों। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों प्रश्न 3 मुख्यमंत्री जो हैं भैरों सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। वैसे ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको तो इस प्रश्न में कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे प्रूफ दिखाना भी ऐसे प्रश्न साधारण में नहीं चाहिए। ये अनावश्यक विद्यार्थियों पे दबाव नहीं डाला जाए। ये साधारण प्रश्न था, उत्तर भी साधारण 1 नंबर है। ये हर कहीं से आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक था कि किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य भारतीय सदस्य। मैं एक चीज देख रहा हूं कि इस प्रश्न में भारत का इतिहास टॉपिक एक भी नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसे प्रश्न थे जो भारत के इतिहास से संबंधित थे। एक तो गणपति सर हम डिस्कस कर रहे थे 3 कठिया पद्धति को लेकर था, एक ये प्रश्न भी इतिहास से था, एक और प्रश्न शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, गणपत जी बता रहे थे कि उसका भी संबंध जो है इतिहास से है। तो पता नहीं क्यों किस कारण से पूछे गए। तो हम लोग देखो इसमें अगर अपन बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1947 को हमने पढ़ रखा है, जिसका कोई इससे संबंध नहीं है। दूसरी बात करें तो कैबिनेट मिशन, जिसमें संविधान सभा का गठन है, तो इसके कोई लेना देना नहीं। माउंटबेटन को हमने पढ़ रखा है कि माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, इसका भी नहीं है। राइट उत्तर 1945 की वेवेल योजना हो जाएगा एक। और ये सारा हमने संविधान सभा जब पढ़ी है तो उसमें स्पष्ट रूप से जिन योजनाओं का संविधान सभा से संबंध है उनको अच्छे से पढ़ रखा है, और ये संविधान सभा से पहले की योजना है। इसके बाद एक प्रश्न था कि विधानसभा में निजी सदस्यों द्वारा कथन गलत हैं। तो एक तो राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी नहीं, ये एक नहीं है, ये तो गलत कथन है। मेरे हिसाब से 4 विधेयक जो हैं हमने नोट्स में ऑफलाइन क्लासेस में लिखवाए है, RSSI वाले नोट्स में। हालांकि वो बुक के अंदर अपनी में कहीं थे तो भी मैंने ज़्यादा दिया नहीं, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में भी एक डाउट ऐसे हैं कि ये गलत हैं, और ये भी गलत हैं कि 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया। नहीं, पेश तो किया गया, पारित नहीं किया गया। तो ये 2 प्रश्न जो हैं इसमें जो आयोग अंतिम उत्तर मानेगा, मेरे हिसाब से मैं तो इसको तीसरे को एकदम से गलत मानता हूं, और मुझे ये भी गलत लगता है। तो इन दोनों में से एक हो सकता है। मैं इसको डाउट की स्थिति में रखता हूं, और जो आयोग मानेगा, मुझे लगता है कि आयोग को क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करके इसको आयोग डिलीट कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 आंसर जो गलत माने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करें निजी, एक तो निजी दे रखा है, निजी कुल 4 विधेयक पे पास हुए हैं, तो एक क्यों लिखा है मेरे को थोड़ा ठीक अच्छे से लगा नहीं। दूसरा तीसरी विधानसभा में ये वाला ठीक है मामला। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें देखो ये तो आंसर मुझे लगता है कि RPC 3 नंबर ही मानेगी, आप देख लेना, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे 3 नंबर विकल्प को लेके, इसमें मैं वापिस थोड़ा 3 नंबर आ गया, ठीक है ना, ये 3 नंबर माना जाएगा उत्तर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से, पर ये डाउट में क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप लिखो कि पार्टियों की बात, ये मैंने जस्ट एग्जाम से 1 दिन पहले आधे घंटे का एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था, और मैं हर बैच में कहता हूँ कि कुछ समसामयिक प्रश्नों को लेकर मैं लाइव आके आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे थोड़ा वाइड एरिया रखना चाहिए था, मुझे करंट अफेयर्स बहुत वाइड से करके 1-1.5 घंटे का वीडियो बना देता तो थोड़ा मुझे बाद में लगा कि ठीक था, लेकिन मैं कर नहीं पाया वो। आधे घंटे के वीडियो में आप 3 प्रश्नों को अपने को देख सकते हैं, मैं बिल्कुल विद प्रूफ आपको बताता हूँ। मैंने कहा 18वीं लोकसभा में परिणाम को थोड़ा देख लेना, तो सीधा सीधा पूछ लिया। हमने लिखा AITC की 29 सीट, ये देखो DMK 22, आप DMK को 22 सीट दे दें, AITC जो है उसको 29 सीट दे दें। हमने लिखा है समाजवादी पार्टी 37, तो समाजवादी पार्टी को 37 दे दें, तो A का 3 हो जाएगा। A का 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो थोड़ा अपन इसको और देखते हैं कि C का 4 हो जाएगा। C का जैसे द्रविड़ DMK जो है, C का 4, तो C का 4 इसमें ठीक आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है, तो राइट नंबर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये यूट्यूब पे एज इट क्लास का एज इट पूछ लिया गया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से, ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न था। ऐसा प्रश्न हम ये तो हर बार लिखते हैं कि 1999 में मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर है, युद्ध व अन्य अभियानों में शहीद और घायल के सैनिकों को सहायता देने का काम नहीं करता है। अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना से अगर कोई कुछ होता है तो राहत कोष से दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखें, मानवाधिकार का। हमने अच्छे से पुस्तक में मानवाधिकार आयोग का पूरा दे रखा है, और राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील अगस्त 2000 से, ये मेरे हिसाब से गलत है। हमने लिख रखा है दोनों तारीखें 18 जनवरी 1999, कार्य आरंभ 23 मार्च 2000 को, जबकि ये स्टेटमेंट पूर्णतया गलत है। दूसरी अगर बात करें कि वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता जो हैं इसमें मानवाधिकार एकमात्र सदस्य, ये भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, राज्य मानवाधिकार के विनियम 2001 से, ये बिल्कुल सही बात है। तो कथन जो है सी सही है, 1 नंबर राइट ऑप्शन होगा। आइए, अपन ने पूरा अच्छे से मानवाधिकार आयोग का दे रखा है, ये सदस्य भी हैं, कितने पहले रहे हैं, वर्तमान में जो हैं उसके भी नाम हैं, अध्यक्ष के सारे अच्छे से दे रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान की अगर बात करें तो आप लोग देखिए कि एक इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सही कथन को अपने को पहचानना है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2 लाख से अधिक, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही, ये भी ठीक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही, हालांकि ये इस प्रश्न की मैं बात कर रहा था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया। हालांकि कुछ बातें अपन ने डाल रखी हैं कि यूएनओ के अंदर भारत की भूमिका, लेकिन मुझे लगता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र स्थापना मिशन में कर्मियों के हिसाब से तीसरा नहीं, ये शायद दूसरा मैंने कहीं तीसरे नंबर का मैंने कहीं से पढ़ रखा है, आज भी मैंने देखा था। तो अपन इसको, मैं तो इस कथन को सही मानता हूँ, जो योगदानकर्ता की बात है उससे। बाकी इसका आंसर जो है फाइनल आरपीएससी ही तय करेगी। मैं इस उत्तर पर कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें वास्तव में कहीं से मिल नहीं रहे हैं, तो अभी आयोग से पहले कहना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी है। मैं इसका उत्तर 4 नंबर मानता हूं, बाकी आप देखेंगे जो आएगा तब। मूल अधिकारों का दावा केवल नागरिक, तो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 हमने स्पष्ट रूप से लिखवाई है इसमें नोट्स में, तो आप देख लो। 15, 16, 19, 29, 30 में एक आर्टिकल है, 4 नंबर उत्तर राइट हो जाएगा। ये ठीक, अच्छा प्रश्न था। पंचशील के सिद्धांत को अपने अच्छे से पुस्तक में 5 को दे रखा है, अखंडता, अनाक्रमणता, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण अस्तित्व, समान व परस्पर लाभ। तो बंधुत्व की इसमें कोई बात नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त 6 जनवरी 2000 को किया गया। तो ये आप 2 नंबर उत्तर राइट माने। ये क्वेश्चन अपने किताब से बिल्कुल आउट है। मेरे हिसाब से सन का इस प्रकार का बहुत करीबी का प्रश्न जो हो वो अटेम्प्ट करने योग्य होता नहीं है, क्योंकि इसमें तारीखें भी वैसी दे रखी है, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही होता है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि इस पर थोड़ी रहम की जाए, इसको छोड़ दिया जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी करना है सारा करना है, तो उस चक्कर में इसको गलत कर सकते हैं। मैं तो राइट उत्तर में देख के आया, मुझे भी एग्जैक्ट ऐसी डेट याद नहीं रहती है, देखा तो 6 जनवरी 2000 कहीं से ऑनलाइन, और मतलब गूगल पे मैंने सर्च करके इसको थोड़ा देखा है, अपने कंटेंट से पूर्णतः आउट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पुस्तक में बहुत अच्छे से दे रखा है। एज इट लाइन आई है, ब्रह्मा अदान की खाड़ी को भारत से पृथक इसमें किया गया, और इसने कहा कि पृथक नहीं किया गया। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो इस अधिनियम में ब्रह्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, और ये कहता है अलग किया गया, तो इसका मतलब 2 नंबर विकल्प हो गया। एज इट अपनी पुस्तक से सीधा सीधा आया है, सारे प्रावधान है उसी में एक प्रावधान इस प्रकार से लिखा है। हालांकि मैं बता देता हूँ कि ये कंटेंट जो है ऑफलाइन बैचेज में गणपत जी सर करवाते हैं 1935 के अधिनियम, क्योंकि हालांकि कार्यक्षेत्र मेरा है, लेकिन लास्ट बार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में थोड़ा बिजी था, तो इस समय मेरे पास थोड़ा वक्त था नहीं, तो सर ने पहले पढ़ा रखा था, थोड़ी मैंने गुजारिश की, तो सर ने कहा कि ठीक है मैं पढ़ा लूँगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे से जो भी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे, पुस्तक में अपन ने अच्छे से इसको बहुत अच्छे से दे रखा है कि इससे संबंधित क्या प्रश्न आ सकता है इत्यादि।
एक प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य के अधीन सेवारत व्यक्तियों को, ये आरपीसी से संबंधित प्रश्न था जो हमने पूरे अच्छे से सारा कुछ लिखवा रखा है। आर्टिकल 320 का एक ही ऑप्शन था जो कहता है कि जैसे हमने बात की कि लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री सलाहकारी निकाय है, तो सलाहकारी मतलब कोई अनुशासनात्मक मामले में परामर्श या सलाह देने का कार्य। आर्टिकल 320 ऑप्शन था, एक ही था राइट नंबर। जो आर्टिकल सारे लिखवा रखे हैं, 19 इसमें डाल रखा है अपन ने, 22 डाल रखा है, 20 डाल रखा है, तो 20 के अंदर ये जो है जैसे लोक सेवाओं के पदोन्नति तो अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना। देखो एज इट लाइन ली, अनुशासनात्मक मामलों पे अनिवार्य परामर्श, और ये लाइन आप पढ़ेंगे तो आप यही लाइन पाएंगे एज इट 320 में, तो राइट। खैर ये प्रश्न आ जाते हैं लगभग कंटेंट से। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व, देखो ये अपन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है कि लोक महत्व पर सूचना सचिव को। अब मुझे ये सचिव नहीं समझ में नहीं आया कि ये प्रमुख सचिव क्यों लिखा है, ये तो विधानसभा के सचिव की बात करनी चाहिए, तो इसका कोई प्रमुख सचिव इसका नाम है नहीं कहीं, तो पता नहीं प्रमुख सचिव। दूसरा मैं कहता हूं कि इससे अच्छा है कि अध्यक्ष भी उत्तर मान सकते हैं, लेकिन ये सचिव को देता है, प्रमुख सचिव शब्द जो है वो गलत माना गया है। तो मैं ऐसे मानता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आरपीसी इसमें 2 नंबर मानेगी, लेकिन ऑब्जेक्शन करने पे इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। प्रमुख सचिव की जगह शब्द होना चाहिए सचिव, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हर विशेषज्ञ अपने तरीके से इस प्रश्न को देखेगा, आरपीसी अपने तरीके से देखेगी। आरपीसी उस विशेषज्ञ को पहले मानेगी जिसने पेपर बनाया है, हम तो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं कि प्रमुख सचिव में समझा नहीं हूं क्या शब्द है, लेकिन ये सूचना सचिव को देता है, ये बात एग्जैक्टली है। लेकिन चारों में से सदन के अंदर बैठने वाला प्रमुख सचिव तो बैठता नहीं है, सचिव शब्द है वहां पे, प्रमुख सचिव अलग चीज होती है। अध्यक्ष जो है उसको कई जैसे प्रस्ताव सारे अपने इसमें लिख रखे हैं कि जैसे स्थगन प्रस्ताव, ऐसे लोक महत्व के प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाती है। ये स्थगन प्रस्ताव की सूचना जो है सचिव, अध्यक्ष, संबंधित मंत्री तीनों को देती है, लेकिन इन्होंने तो स्पष्ट रूप से पूछा है कि किसी सदन का ध्यान नहीं, किसी सदस्य को, मंत्री का ध्यान, और इसमें लिखा है कि इसमें किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी सूचना सचिव को दी जाती है। हालांकि ये उत्तर माना जाएगा, लेकिन प्रमुख सचिव को मैं शब्द को नहीं समझ पाया हूं, उत्तर में इसका 2 नंबर मानता हूं। भारत के राष्ट्रपति कौन जिनके कार्यकाल में विशेष कैलेंडर वर्ष में, आप देखो हम पढ़ते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद के समय सबसे ज्यादा अध्यादेश लाए गए, हालांकि वो प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न पूछा एक विशेष कैलेंडर वर्ष में, ऐसा अपन ने कभी पढ़ाया तो है नहीं। तो प्रश्न तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल आउट है, हमने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन जब सर्च किया तो मुझे इसका उत्तर प्रणब मुखर्जी मिला, तो राइट नंबर 3 नंबर विकल्प मान सकते हैं। राजस्थान विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये प्रश्न मैंने कल जब समितियां पढ़ा रहा था तब भी मैंने जिक्र किया था कि 160 ये ठीक है, हर जगह अपन लिखवाते हैं। 1956 हमने नोट करके भी लिखवाया नोट्स में, शायद यहाँ पे है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन 1956 के अनुसार, तो ये 1956 में बने, ये ठीक बात है। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां नहीं है, कुल 22 समितियां थी, लेकिन स्थायी समितियों की संख्या वर्तमान में 22 नहीं है, मेरे हिसाब से ये गलत है, तो ए और बी राइट हो जाएंगे, तीसरा विकल्प गलत होगा। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण समिति के, ये अपने YouTube से आया है, बिल्कुल जो क्लास अपने YouTube पे डाली थी 30 मिनट की, उसमें मैंने कहा था कि इस समितियों को अच्छे से देख लेना। मैंने ये भी कहा था कि पर्यावरण परमार, तो आपको याद रखना चाहिए पर्यावरण का संबंध परमार से है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हमारे प्रश्न सारे ठीक हो गए। मैं बता देता हूं कि कुल 19 प्रश्न आए, 19 में से 2 प्रश्न अपने आउट हैं और 17 प्रश्न को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। हालांकि 17 में 17 कोई नहीं कर पाता है। अगर 19 में से मैं बात करूं कि इस लेवल के प्रश्न में अगर आप 11 से 12 का स्कोर अच्छे से सही कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से गुड स्कोर में है। 11 + 12, 11-12 गुड में है। और बेस्ट की बात करूं, अगर आपके 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें सही, 13 क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत बेस्ट स्कोर है। बाकी देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन थोड़े समझ के आधार पे करते हैं, वो सही भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम प्रश्न समझ के आधार पे करते हैं, थोड़ा दिन वो समय 3 घंटे का अपना अच्छा नहीं होता है, तो 2-4 प्रश्न इधर उधर
हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि पॉलिटी के प्रश्नों का ट्रेंड बदला हुआ है। आप उम्मीद न करें कि एक कंटेंट से आपको 80-90% प्रश्न मिलेंगे, 100%। अभी आप लोग देखेंगे सब लोग दावे कर रहे होंगे कि भैया सब हमारे में आया, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है। उनको बोलो कि विथ प्रूफ आप एक एक चीज़ हमें बताएं कि आया कहाँ से है, लेकिन वो जो दावे करते हैं खैर उस पर अपना कोई प्रश्न भी नहीं है, न हम उनसे कोई सवाल कर रहे हैं, न उत्तर जानना चाह रहे हैं। आप पॉलिटी के प्रश्नों में मेरे कहने का मतलब यह है कि ये उम्मीद न करें कि 80-90% प्रश्न आप सही करें। ऐसा नहीं, आप 60% अगर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर स्कोर में है। 55 से 60%, ऐसे पेपर में तो आपको 60 से 65 जाना होगा, लेकिन जहाँ थ्योरी है वहाँ आपको 60 से क्या 50% भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप लोग निश्चित तौर पे अच्छे से कंटेंट को पढ़ते रहें। देखो, मैं एक बात फिर कह देता हूँ कि जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसी कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ें। केवल हथियार बदलने से युद्ध नहीं जीता जाएगा। युद्ध जीतने के लिए आपकी इच्छा शक्ति, आपका साहस और संयम होना चाहिए। केवल आप हथियार बदलेंगे बार बार, उससे युद्ध नहीं जीता जाएगा। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाएं, अच्छे से मेहनत करें। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार। आज का जो जीके का प्रश्न पत्र आया है, इसमें राजस्थान संस्कृति और राजस्थान इतिहास के अच्छे सवाल पूछे गए। अच्छे इसलिए कह सकता हूँ कि सामान्य तौर पर राजस्थान इतिहास के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं उसमें 2-3 सवाल जो ऐसे हैं जिनको बहुत बारीकी से उठाया गया है। मुख्य तौर पर हमने जहाँ जहाँ अच्छी किताबें जितनी भी हैं उसमें पढ़ा है, सीधे तौर पर ये सवाल नहीं दिए गए, इसलिए थोड़ी सी इसमें कठिनाई होती है। हालांकि इस पर भी पूर्ण रूप से पूर्ण उत्तर के तौर पर कहे वो भी पूरे तरीके से हम संतुष्ट होकर के कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश की जो और इसके नज़दीकी जो उत्तर बैठ रहा है उसको हमने आंसर माना है। तो मैं पहले से ये स्पष्ट कर दूं कि इसके अंदर जो राजस्थान इतिहास, राजस्थान संस्कृति के 2-3 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों पर अभी बहुत मंथन होगा, उसके बाद पूर्ण रूप से हम तथ्यों के साथ उस पर बात कर पाएंगे। अभी सीधे तौर पर जो जो सवाल है और बिल्कुल सटीक है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं और आंसर जानते हैं क्या क्या है। पहला आज का सवाल है, थली, धातकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? उपबोलियों से संबंधित पूछा गया है, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। इसका उत्तर होगा मारवाड़ी। नेक्स्ट आपके सवाल है, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वावधान में कहां भील आश्रम की स्थापना की? तो इसका उत्तर आपके होगा खंडलाई, ये डूंगरपुर के अंदर है, सागावाड़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? तो मानसिंह ने काबुल, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत में सेना नायक के तौर पर गए थे, लेकिन मालवा में उनकी नियुक्ति नहीं की गई थी। तो उत्तर आपका सही होगा मालवा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकण डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? यह उत्तर आपका सही रहेगा, विवाह पर कांकण डोरडा बांधे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यह सीधे तौर पर सवाल यूं देखा जाए तो थोड़ा कठिन स्तर यूं लगता है, क्योंकि कहीं पर भी किताबों में इसका जिक्र सीधे तौर पर किया हुआ मिला नहीं। तो इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कई जगह लिखा आता है गिरधर शर्मा, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं है। तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, अजमेर में अधिवेशन हुआ था। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन वहीं पर चांदनी चौक मारवाड़ी पुस्तकालय में दिल्ली में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता का नजदीकी जो सही बैठेगा वो है जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल जो है वह है, निम्नलिखित में से दयाल दास की रचना या रचनाएं कौन सी है? तो बीकानेर रे राठौड़ और ख्यात, ये बिल्कुल दयाल दास की रचना है। देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम। इसमें जो सही उत्तर है वो आपका केवल ए होगा। अगला सवाल जो है वो है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? ये सीधा सवाल है, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरूख फाल का चित्र मिलता है जिस पर
आसिफ खां और बेटो लिखा हुआ है। सही बात है, ये सवाल थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए कि सामान्य तौर पर इसको कहीं पर भी पढ़ा गया नहीं हमारे द्वारा। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से है, एक नए तरीके का सवाल है जिसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से अभी कुछ नहीं कह सकते। इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको गहराई से ढूंढना पड़ेगा और मिलने पर ही इस पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो चारुमती का और विवाद हुआ था, औरंगजेब के समय हुआ था, और इसमें मेवाड़ के राज सिंह, ये उत्तर सही होगा, राज सिंह का विवाह चारुमती के साथ हुआ था, किशनगढ़ की राजकुमारी के साथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? ये प्रथम विश्व युद्ध के समय विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका गठन किया गया था और मन्ना पटेल को, यानी कि मन्नालाल पटेल को इसका अध्यक्ष सरपंच बनाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो ये बेराट होगा इसका उत्तर सही। बेराट पुरातात्विक स्थल से इस प्रकार के अभिलेख मिले हैं अशोक के जिसमें इसकी अनुशंसा की गई। गुलाब श्याम का वैष्णो मंदिर स्थित है, यह है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? ये शिवालिक अभिलेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ होगा, इसका उत्तर सही। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया गया है? तो थाकना शैली में ढोल नृत्य जालोर प्रसिद्ध किया गया। अगला है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंध था। यह सवाल भी मोटे तौर पर क्रांति में हमने सीधे तौर पर कहीं पढ़ा नहीं है और अभी तक ये एकदम से सीधे तथ्यों के तौर पर मिले ऐसा भी मिला नहीं है, लेकिन हम नजदीकी तौर पर देखते हैं कि इनका संबंध मालवा क्षेत्र से पड़ता है और इस कारण से इसका उत्तर नरहट ठिकाने से लगभग बैठता है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहां का शासक था? तो ताज खां जालोर से संबंधित था। अगला प्रश्न है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देव जी, चारों के हैं और ये 1 2 अच्छा तीसरा 1 2 3 और 4, चारों जो यहां पर है ऑप्शन है ये चारों सही हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ चारों की गौ रक्षा में भूमिका है चारों लोक देवताओं की, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा 37 नंबर। 38 नंबर है, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? सुनेल टप्पा एमपी से राजस्थान में जोड़ा गया था और ये 7वें चरण में, एकीकरण के 7वें चरण में जोड़ा गया था और 7वें चरण में हम देखेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी भूमिका रहती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर अजमेर केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया गया था, साथ में सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका उत्तर जो आपका सही रहेगा वो राज्य पुनर्गठन आयोग रहेगा। अगला सवाल है, संत मावजी के चोपड़ों की भाषा है, तो ये वागड़ी भाषा है जो डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें ये लिखे गए हैं चोपड़े, उत्तर सही होगा वागड़ी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं, यानी कि फूंक देकर के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आपका होगा भपंग। भपंग जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये राजस्थान इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रश्न थे जिसका हमने सोल्व किया। निश्चित तौर पर आपके उत्तर की मिलाने में महत्वपूर्ण रहेंगे और जैसा मैंने बताया कि 2-3 सवालों की थोड़ी सी सीधे तौर पर कहीं पर ऐसा मिला नहीं है, लेकिन नज़दीकी उत्तर हमने खोजने की कोशिश की है और उस प्रयास में आपके उत्तर नज़दीकी यही बैठते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। समसामयिकी के जो प्रश्न है राजस्थान समसामयिकी के, तो राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया? तो श्याम सुंदर स्वामी जो बीकानेर के रहने वाले, आपने तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लिया लेकिन आप कोई पदक नहीं जीत सके। अगला प्रश्न है जो पर्यावरण संवर्धन को लेकर जो
पर्यावरण संवर्धन को लेकर जो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, हरियाली तीज। तो हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान जो कार्यक्रम हुआ था प्रदेश भर में, तो 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण किन 2 जिलों ने किया? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर बीकानेर व जैसलमेर। 1 नंबर इसका सही उत्तर है, बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी भैसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो भैसारा, वैसे स्थानीय भाषा में इसे भैंसड़ा कहते हैं, भैंसड़ा गांव। तो ये भैंसड़ा गांव या भैसारा सौर परियोजना ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुरू की गई। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर है, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली, एक गांव है, देवमाली को एक विजेता घोषित किया। तो देवमाली गांव किस जिले में स्थित है? तो देवमाली गांव ये बहुत ही अनोखा गांव है। इसके बारे में खास जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा, वो ये कि देवमाली जो भगवान देव नारायण जी को समर्पित एक गांव है, और इस गांव में एक भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी किसी का भी पक्का घर नहीं है। सारे के सारे घर है वो कच्चे घर हैं। और ये देवमाली है, ये गांव है ब्यावर जिले में। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर है, ब्यावर। अगला प्रश्न है, माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ओम माथुर जो भी हाल ही में राजस्थान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष थे, तो ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल हाल ही में बनाया गया है, जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में श्री ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। और ये प्रश्न आपके शायद पॉलिटी में करवा दिया गया है। इसका सही उत्तर है दयाराम परमार, जो विधानसभा के पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष तो हाल ही में बनाया गया दयाराम परमार को सर ने ये करवा दिया है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आया है, स्टैंडर्ड अच्छा सवाल है कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है। अभी हाल ही में शुरू किया अनुदान। तो इसमें से हमें सही कथन चुनना है। कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए। एक, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में मतलब जो अनुदान दिया जा रहा है उसमें 10% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, यानी एक कथन सही है। यह सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को 1 वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है। तो ये दूसरा कथन है, ये थोड़ा गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 330 दिवस नहीं है, बल्कि ये आपके 270 दिन है। 270 दिन, या इसे हम कह सकते हैं कि 9 माह। ये 9 माह के लिए यह सहायता राशि दी जाती है। तो इसलिए पहला कथन सही है और बी ये कथन गलत है। तो मतलब कथन ए सत्य है किंतु कथन बी असत्य है। आगे वाले ऑप्शन हमें पढ़ने ही नहीं है, तो इसका 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जेवलिन थ्रो में। तो जेवलिन थ्रो में राजस्थान के दीपेश चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार
स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? बहुत ही सरल सवाल है ये और काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अगस्त 2024 में, अभी हाल ही में, राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो हाल ही में ये एक राजस्थान से राज्यसभा सांसद का चुनाव हुआ है। तो इसका सही उत्तर राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी, रवनीत सिंह बिट्टू और चुन्नी लाल गरासिया। तो शायद आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहे थे रवनीत सिंह बिट्टू। इसका सही उत्तर है 3 नंबर रवनीत सिंह बिट्टू। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ये हाल ही में, इससे पहले ये अभी बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी से पहले आप कांग्रेस के सांसद थे, मतलब सांसद रह चुके थे। आपने पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, एक पंजाब के जो पूर्व सीएम बेअंत सिंह। बेअंत सिंह, तो बेअंत सिंह जिनकी 1995 में आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी थी, तो वे कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे और पंजाब के पूर्व सीएम थे। तो ये बेअंत सिंह के पोते हैं। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू। और इससे पहले 2019 की लोकसभा में आप लुधियाना से कांग्रेस के सांसद थे और 2024 के चुनाव में आपने पटियाला से चुनाव लड़ा, किंतु आप इस बार चुनाव हार गए। और फिर भी बाद में बीजेपी ने ऑफर किया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, मतलब हमारी पार्टी में आ जाइए। तो पार्टी में आ गए थे, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, और बीजेपी से ये चुनाव हार गए। और बाद में बीजेपी ने इनको अपनी सरकार में शामिल भी किया और वर्तमान में आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान से आप मंत्री भी हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व रेलवे में राज्य मंत्री, मतलब केंद्र सरकार में। तो रवनीत सिंह बिट्टू। तो ये थे समसामयिकी से संबंधित प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जो पेपर था आज काफ़ी हद तक अच्छा लेवल का आया है और निश्चित रूप से जिसने पढ़ के किया है उन्होंने लगभग 20 में से 17-18 सवाल तो सही कर लिए होंगे। और जिन्होंने जो रजिस्टर आपके नोट्स बनाए थे उन नोट्स को ही अच्छी तरह से देखा, कम से कम वो 17 और 18 सवाल आराम से कर चुके हैं। और थोड़े से 1-2 सवाल परिभाषा का और एक था, उसको अगर ढंग से किया है तो 20 भी कर लिए होंगे, वरना 18 तो सही किए होंगे। देखते हैं प्रश्नों को कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्रश्न, शेल्डन, व्यक्तित्व के प्रकारों की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है वो मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है? हमने याद किया था कि शेल्डन ने 3 प्रकार बताए, जोड़ा भी था एंड में एक्ट, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, और साथ में जोड़ा था गा आ ल, गोलकाय, आयताकार और लंबकाय। तो कहा था एंडोमार्फिक है वो गोलकाय होते हैं, गोल मटोल, मिलनसार, भोजन प्रेमी, प्रसन्नचित्त रहते हैं, बहिर्मुखी प्रकार के। तो कौन सा सही हो जाएगा? एंड में एक्टिंग, एंडोमार्फिक। फैक्ट को कहा था जोड़ लो, रात दिन जो सवाल आते हैं वही आए हैं, उनको गलत नहीं किया तो भी 15 तो वो सही हो गया आपके। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल बढ़िया पूछा है, जीन प्याजे का हमेशा सवाल अच्छे आते हैं और ये जो हमने संप्रत्यय पढ़े हैं उन्हीं की लाइन है, तो उन संप्रत्ययों को अच्छे से समझाया और वो की वो लाइन याद कर लिए तो बिल्कुल आप सही करके आए हो। पहला, प्याजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की उप प्रक्रिया है। हमने कहा था अनुकूलन, याद कहा था कि कम से कम इसमें इंग्लिश वर्ड 3 ज़रूर याद करना, क्योंकि हिंदी में कई बार चेंज कर देता है। तो हमने कहा था एडेप्टेशन, और इसकी 2 प्रक्रियाएं याद करना, जो हमने कहा था कि एक है एसिमिलेशन, दूसरी एकोमोडेशन।
तो इसका मतलब ये सही बात कर रहा है कि ये प्रक्रिया सही है, तो ये कथन सही है। पूछ इसमें क्या आ रहा है कि कौन कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ व वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण। हमने दो शब्द लिए थे, एक विकेंद्रीकरण और एक केंद्रीकरण। किसी वस्तु के वस्तुनिष्ठ और वास्तविक स्वरूप को समझता है, इसका मतलब वो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। यानी बच्चे को अगर कोई खिलौना है, कोई वस्तु है, तो वो सोचता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, ये काम कैसे करती है, ये स्वरूप क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। इसका दूसरा कहा था केंद्रीकरण, यानी जब बच्चा वस्तुनिष्ठ और वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता और वस्तु के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके लिए जीन पियाजे ने 9 गोलियों के उदाहरण का भी प्रयोग किया था। इसको हमने दोनों में तुलनात्मक लिया था, स्पष्ट लिया था, और संरक्षण के साथ हमने जोड़ा था कि संरक्षण करना है लोहे का, पानी का। ये उदाहरण देके जोड़ा था थोड़ा सा, और कहा था कि रंग रूप में परिवर्तन होना और तत्व में परिवर्तन होना, वातावरण और परिवर्तन और स्थिरता को समझना, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? संरक्षण। इसका मतलब ये कथन गलत हो गया। तीसरा, व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम स कहलाता है। इसने स्कीम ही दिया हिंदी में केवल, लेकिन यहां देख लीजिए स्कीमा नहीं है, स्कीम स। एक स्कीमा मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीम स हमने शब्द से जोड़ा था, स मतलब संगठित। व्यवहार का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, पहली लाइन ही है जो हमने लिखी थी और वही पूछी गई। इसका मतलब ये दोनों कथन सही है, तो देख लीजिए आप, ए और सी सही है, ये गलत है। तो बिल्कुल सही किया होगा आपने सबने, और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न है। अगले पे चलते हैं। सीखने में सकारात्मक पॉजिटिव हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव कर रहा है तो पॉजिटिव में कौन कौन सी चीजें उसके लिए सहायक हैं? चर्चा का उपयोग बिल्कुल कर सकता है। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ जाए, बिल्कुल। किन्हीं दो तत्वों के बीच में सामान्य संबंध का पता होगा तो स्थानांतरण क्या होगा? हमेशा प्रभावी होगा, सही है ये भी। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, बिल्कुल। क्रमिक रूप से सीरियल वाइज आप सीख रहे हैं, श्रृंखलाबद्ध सीख रहे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक पद दूसरे पद में आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। श्रृंखलाबद्ध या अनुक्रमिक सीखेंगे तो, इसका मतलब 3 है वो सही आ रहे हैं। मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव नहीं होगा। एकल, केवल एकल काम नहीं आएगा, इसका मतलब 3 सही आ रहे हैं, ए, बी और सी। तो कौन सा उत्तर सही हो गया? ए, बी और सी। बढ़ते हैं आगे। बढ़िया सवाल। जिसने केवल प्रश्न देखा, हमेशा कहता हूं प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, विकल्प देखो, बेस्ट विकल्प का चयन करो। यहां अगर आपको केवल रचनात्मक संरचनावाद का अर्थ पता है तो उत्तर बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? ब्रूक्स एंड ब्रूस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी जो शिक्षक होगा उसका लक्षण नहीं है? यानी बात ये किसकी कर रहा है? यहाँ रचनावाद की ही कर रहा है। और रचनावाद का मेन आधार क्या था? ज्ञान की संरचना और निर्माण करना। तो ज्ञान का निर्माण और संरचना खुद व्यक्ति करता है, खुद शिक्षक करता है, खुद बालक करता है, स्वयं करता है। तो मुख्य रूप से देखते हैं कौन कौन सी चीजें। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारे अनुभव ऐसे दे सकते हैं जो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और बच्चों को जितना सोच सके उनको सोचने दे, क्योंकि शिक्षक का काम ही है फैसिलिटेटर का, वो केवल फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा, सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहता है। शिक्षार्थियों को स्वायत्तता प्रोत्साहित करे और स्वीकार करे, बिल्कुल पॉजिटिव पूछ रहा है। बंद प्रश्न पूछकर प्रक्षा को प्रोत्साहित करे। और अगला है अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करे। तो 3 सही है। ये क्या करा है? क्लोज प्रश्न बंद कर दिया। जबकि रचना और निर्माण क्या है? जितने विचार हो सकते हैं उतने विचार दीजिए, क्योंकि बालक खुद अपने अनुभवों से लाभ उठाकर करेगा। क्योंकि इसमें एक वर्ड ये भी आता है कि पूर्व अनुभव की सहायता लेता है बालक खुद, इसका मतलब पूर्व अनुभव सहायक होंगे। इसे आपने क्लोज प्रश्न कर दिया, लिमिट कर दिया, तो ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। तो पॉजिटिवली अगर विचारधारा के अनुसार चलें तो भी आप सवाल को बिल्कुल सही कर देते। रचनात्मकवादी शब्द को समझना था, पॉजिटिव को निकाला, नेगेटिव अपने आप अलग हो गया। निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है डेविड आसुबेल के अनुसार जैसा सुझाव दिया गया है। अब डेविड आसुबेल आपने मान लो नाम नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। उपलब्धि अभिप्रेरणा में 2-3 नाम आते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं डेविड सी मैक्लेलैंड ने मुख्य सिद्धांत दिया था।
एटकिंसन, होयंगा एंड होयंगा भी इसके सहयोगी सहायक थे। फिर मुख्य रूप से यहाँ उपलब्धि की बात होती है कि उपलब्धि वे कार्य होते हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में कभी उसने कोई सफलता प्राप्त की है तो उस सफलता को याद कर वो आगे जीवन में सफल हो सकता है। यानी सफलता प्राप्त करने वाले भी कारक और असफलता से दूर रहने या बचने वाले कारक हैं, वो इसमें समाहित होते हैं। तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव व्यू होगा, आत्मसंवर्धन, खुद को संवर्धित करेगा तो उपलब्धि के लिए क्या होगा, ज्यादा प्रेरित होगा। संवर्धन, संबंधन, आपस में क्या कर रहा है, एफिलिएशन। और एक है प्यार और अपनापन, ये बिलोंगिंगनेस है, लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। केवल अभिप्रेरणा होता तो हम स्नेह प्यार सब ले लेते, लेकिन उपलब्धि अभिप्रेरणा अचीवमेंट के लिए बात हो रही है। तो जो 3 मुख्य घटक हैं वो मुख्य रूप से बताए गए हैं। प्यार और अपनापन है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब जो घटक पूछा गया है नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो गया 4। बाकर मेहंदी, भारत में 2 नाम, बाकर मेहंदी और बीके पासी, जिन्होंने मुख्य रूप से सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किया। और वहाँ हमने बात की थी, टॉरेंस की भी बात की थी और गिलफोर्ड की बात की थी। तो बाकर मेहंदी द्वारा जो निर्मित सृजनात्मकता के जो शाब्दिक, नाम ही दे रहा है शाब्दिक, उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण शामिल है। अब देखो, अगर आपने याद नहीं है तो भी इस वर्ड पे चले गए, शाब्दिक। तो शाब्दिक में से, उप परीक्षणों में से निम्न में से कौन सा परीक्षण जो है सम्मिलित है, यानी आपको शाब्दिक के रूप में परिवर्तन लेने हैं। नवीन रेखा संबंधन, यानी अगर यहां बात करें तो न्यू रिलेशन वाला, ये इसने लिया है, ये भी लिया है, अनयूजेबल भी लिया है। लाइन फिंगर है जो नहीं लिया, यानी रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण है, वो अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसका मतलब विभिन्न प्रकार की आकृति और पूर्ति परीक्षण है, आकृतियों का निर्माण, जहाँ शब्दों का प्रयोग न लेकर विभिन्न प्रकार की आकृति है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से ये करवा रहा है। इसका मतलब ये अशाब्दिक या क्रियात्मक में आ जाएगा, ये अलग हो गया, बाकी सभी इसके प्रयोग आ गए। 3 ये है। चौथा इसने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का लिया है। 3 ये आ गए और चौथा लाइन वाला इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प अभिव्रति, व्रति का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, सोच किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, विचारधारा के प्रति, हमने वर्ड से याद किया था व्रति। अब व्रति है, इसमें से कौन सा घटक पूछा है, नहीं है। तो सिंपल सा अगर आप विकल्प देखते तो विकल्पों में से बेस्ट विकल्प आपको पता चल जाता। यानी ये दे रहा है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रिया या व्यवहार, तो सीधा सा 3 आपको मिल रहे हैं, चौथा इसमें से अलग कर लो। एक है संज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा व्यवहारात्मक। इसका मतलब लंबात्मक जो घटक है वो अभिव्रति का नहीं होता है। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली में मुख्य 2-3 पॉइंट हमने याद किए थे कि प्रतिभाशाली होगा उसमें अमूर्त चिंतन पाया जाएगा, क्षमता बहुत ज्यादा होगी, त्वरण संवर्धित कार्यक्रम इसके लिए लागू किया जाना चाहिए, विस्तृत पाठ्यक्रम इसके लिए होना चाहिए, जो मुख्य बिंदु, ताकि प्रतिभाशाली को हम अलग कर सकें। तो उसी अकॉर्डिंग समझते हैं। पहला ही विकल्प इसने दे दिया कि सीमित मात्रा में प्रश्न, तो सीमित तो है ही नहीं, ये तो अनलिमिटेड है। नाम ही संवर्धित और विस्तृत और त्वरण वर्ड इसी के लिए यूज होता है स्पेशल, तो पहला ही इसने गलत दे दिया। जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन शीघ्र देते हैं, द्रुत गति से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को भी प्रभावी ढंग से कर लेते हैं। पहला ही विकल्प इसमें दे दिया। सीमित मात्रा तो नहीं होती, इनमें अनलिमिटेड नॉलेज होता है, खुद पढ़ के भी ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। बढ़िया सवाल। जब कोई बालक अपनी लापरवाही स्वयं की के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वो खुद को ही क्या दोषी मानने की बजाय वो क्या कर रहा है, रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को ही दोषी मानता है। इस प्रकार का समायोजन तंत्र को कहते हैं बाधा निराकरण, शोधन, औचित्य स्थापन, तादात्म्य। सीधा सा वर्ड दे दिया। अगर यहाँ प्रक्षेपण देता तो आप थोड़े कंफ्यूजन हो सकते थे, क्योंकि प्रक्षेपण का मतलब होता है आरोपित करना, तो आप कंफ्यूजन हो सकते थे, लेकिन प्रक्षेपण नहीं दिया। इसका मतलब डायरेक्ट दूसरा सवाल आराम से बनता है कि औचित्य स्थापन करना, सीधा सा क्या तर्क संगतिकरण करना। हमने कहा था कि तर्क कहो चाहे औचित्य स्थापन कहो चाहे युक्ति कहो, युक्ति लगा रहा है, तर्क लगा रहा है, कारण प्रस्तुत कर रहा है, तो जब भी झूठा कारण और तर्क प्रस्तुत करेगा तो वो क्या कहलाएगा, तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन कर रहा है। यहाँ झूठा तर्क दे रहा है, कारण दे रहा है कि भीड़ आ गई, इस कारण मुझे देरी हो गई। तो सीधा वर्ड से हमने याद किया था कि तर्क, युक्ति जो भी आपको मिले, झूठा कारण, झूठा तर्क प्रस्तुत कर रहा है तो औचित्य स्थापन। बिल्कुल सही किया होगा आपने।
शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र, क्या पूछ रहा है? सामाजिक प्रक्रिया। हमेशा कहता हूं सवाल में वर्ड को देखो, शब्द को समझो, आपको उसी के अनुसार जवाब देना है। और मनोविज्ञान शब्दों का ही खेल है। मनोविज्ञान शिक्षण विधियों में सवाल तय करता है कि उसका जवाब क्या होगा। तो ये सवाल में कह रहा है कि सामाजिक, इस वर्ड को भी याद करके देखो तो आपका सवाल सही हो बिल्कुल। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। अब सामाजिकता के अंतर्गत आप खेल ले सकते हैं, अनुकरण ले सकते हैं, आत्मभाव छोड़ दीजिए, पाठ्य सहगामी को करिकुलर एक्टिविटी ले सकते हैं। आत्मभाव आंतरिक, जो मुख्य रूप से मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप होता है, खुद के भाव, तो वो सामाजिक हम कहते हैं कि इस प्रवृत्ति में नहीं आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है, गलत क्या हो गया, ये आत्मभाव वर्गीकृत नहीं, ये खुद है, सामाजिकता में नहीं आएगा। सामाजिक प्रक्रिया है जो बाहरी वातावरण से रिलेटेड हम सीखते हैं। तो बिल्कुल सेंस का सवाल था, सिंपल सवाल लेकिन बढ़िया सवाल। एक नियम जो इस बात पर बल देता है यदि अनुक्रिया होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध क्या हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता तो क्या हो जाते हैं, कमजोर। कौन सा है? प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम, संतोष का नियम, पुरस्कार या दंड का नियम। सारे नाम मैंने लिखाए थे कि पुरस्कार प्रदान किया जाता है, या संतोष का नियम कहते हैं कि कार्य, उसे लगता है कार्य अच्छा किया है, परिणाम देखता है, रिजल्ट देखता है कि पुनर्बलन मिला तो दोबारा और अच्छा करेगा, नहीं मिला तो उसको छोड़ देगा। इसीलिए कहा था कि इस नियम में पुरस्कार और दंड का भी विशेष महत्व है। स्पेशल लिखा था हमने, तो बिल्कुल सही किया होगा सबने। सचिन विद्यालय की संपत्ति को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान, और धमकाने और मजाक उड़ाने के कार्य भी कर रहा है, यानी बाल अपराधी की तरह है। इस कृत्य को किस अपराध कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? भागने की, इसमें भागने की कोई भी वजह नहीं दी रही है। आक्रामक प्रवृत्ति, बिल्कुल है आक्रामक प्रवृत्ति है, इसलिए तो नुकसान कर रहा है। मजाक उड़ा रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, तो आक्रामकता, अधिग्रहण कहीं भी अधिकार की नहीं आ रही, जालसाजी कहीं भी दूसरे के प्रति कोई गलत विचार नहीं दिखा रहा इस प्रश्न के अनुसार। बाकी कार्य सारे बाल अपराधी के हैं, लेकिन इस वाक्य के अनुसार कौन सा होगा, नुकसान पहुंचा रहा है, यानी आक्रामक व्यवहार, आक्रामक प्रवृत्ति है, वो इसमें डिफाइन की जा रही है। किशोरावस्था के दौरान भावात्मकता बढ़ने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? भावात्मक रूप से हमने कहा था किशोरावस्था में संवेग है वो अस्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालक किसी न किसी संवेगों को व्यक्ति, वस्तु, विचारधारा के साथ जोड़ लेता है और बहुत जल्दी एक्साइटेड होता है, उसे समायोजन करने में भी समस्या का अनुभव होता है। मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व बिल्कुल रहता है। हमने कहा था कि परिवार, दोस्त, खासकर माता पिता के साथ विरोध की स्थिति आ जाती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये मुझे समझते नहीं है, मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन ये जानते नहीं है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति विरोध रहता है। सामाजिक अपेक्षाएं, बिल्कुल नाम ही है पहचान बनाना, भूमिका बनाना। किशोर अपनी पहचान, भूमिका बनाना चाहता है। इसका मतलब समाज से अपेक्षाएं रखता है कि वो उसको मान्यता दें, उन नियमों को जाने जो उसके हैं। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई। व्यवसायिक समस्याएं बिल्कुल आती है। व्यवसाय और भविष्य को लेकर हमेशा क्या रहता है, चिंतित। तो 3 मैन आ गई, चौथा ये अलग भी हो गया वैसे भी। और समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन नहीं, जबकि अपना परिवार है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है, समायोजन करने में भी काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव करता है। तो सीधा सा नेगेटिव से पॉजिटिव करें तो भी सवाल का जवाब मिल जाता है कि किशोर अवस्था के दौरान जो है समायोजन में कठिनाई, समान लिंग नहीं विपरीत लिंग। बढ़िया सवाल, फैक्चुअल था। और फैक्ट वाले तो मैंने ऐसे जोड़े थे आपको ताकि एक एक आपने एक्यूरेट याद किया। अगर जैसा मैंने करवाया क्लास में किया तो एक के भी फैक्ट वाला गलत नहीं हुआ है। तो सीधा सा है द्विकारक सिद्धांत किसका है, स्पीयरमैन का है। इसका मतलब द्विकारक के साथ क्या है, 4 नंबर। सोपानिक सिद्धांत, इंग्लिश भी साथ में मैंने कहा था देख लेना, जब भी सोपान की बात आएगी तो इसके अनुसार पदानुक्रम या सोपान की बात कर रहा है। बर्मन की बात की थी हमने, बर्ट व बर्मन, पदानुक्रम। बहुकारक देख लेना एक बार, मैंने कहा था कि नॉर्मल रूप से जब बात की है तो मल्टी फैक्टर है या मल्टीपल, ध्यान रखना क्योंकि अगला पेपर में भी सवाल आ सकते हैं। तो मल्टीपल और मल्टी फैक्टर आए तो थॉर्नडाइक, मल्टीपल आए तो गार्डनर। तो थॉर्नडाइक की बात कर रहा है तो 1 नंबर। प्रतिमान पीछे बढ़ गया, गिलफोर्ड। प्रतिमान कहें, 3 डायमेंशनल कहें, बुद्धि संरचना मॉडल कहें, सारे नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में याद किए थे और याद करना है। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, 4 नंबर से। फैक्ट वाले बिल्कुल सही किए आपने सबने लगभग।
फिर भी श्रेणी है वापस। 16 कारक इंपोर्टेंट लाइन कैटल की पहली लाइन ही लिखाई थी कि इसकी बाकी याद करो मत करो, 2 लाइन पहले याद कर लेना। 16 पीएफ और कारक विश्लेषण सांख्य की तकनीक है वो कैटल की है, ये याद करने को कहा था शुरू में ही। तो 16 पीएफ है कैटल, इसका मतलब 2 नंबर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसकी बात कर रहा है, ये टी की बात कर रहा है, मॉर्गन व मूरे, बिल्कुल सही किया होगा। अंतर्बोध परीक्षण CAT की बात कर रहा है, लियोपोल्ड बेलक 3 नंबर। और लास्ट माइनेसोटा, मैकिनले और हाथवे व मैकिनले, तो बिल्कुल सही है। देखते हैं कौन सा है। 2 4 3 और 1, 2 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर है। बिल्कुल फैक्ट पूछे हैं और फैक्ट को जोड़ के याद करवाया था और वैसे ही किए आपने, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रुचि अव्यक्त, अवधान और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसने दिया है? कथन की बात सिंपल की है तो ये कथन है विलियम मैकडूगल का, जो अटेंशन की बात करता है, रुचि के साथ इन शब्द को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ध्यान रखना, इसीलिए कहता हूं प्रश्न देखो, समझो, उत्तर दो। जन्मजात की पूछ रहा है। जन्मजात हमने कहा था भोजन, पानी, काम, निद्रा, विश्राम, इतना याद कर लेना। तो भोजन, पानी, काम, नांद, विश्राम, प्यास भी है, लैंगिकता भी है, भूख भी है, आक्रामकता ये नहीं है। तो सीधा सा आंसर आ गया, ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित या बाद की प्रवृत्ति में आता है। जन्मजात भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्ट, टन से जोड़ा था, याद आया? टन समूह कारक तत्व कहा जाता है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसकी है। दूसरा मैन नाम कहा था, याद रखना, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, 13 खंड और 7 प्रमुख मानसिक योग्यताएं बताई थी और उसको सिंपल सीक्वेंस से हमने जोड़ के भी याद किया था कि ये सवाल आता है आजकल कि निम्न में से कौन सी इसने नहीं बताई है, और गार्डनर वाली 1-2 देगा या दूसरी कोई इसमें डाल देगा, आपको 7 याद रखनी थी। तो स्मृति भी है, शाब्दिक भी है, गणितीय है, व्यवहारिक जो है वो थ्रस्टन ने नहीं दी है। तो सीधा सामने कहा था वाच के संख्या 2, वाचिक भी है, संख्यात्मक भी है और देशिक या स्थानिक 3 मैन। फिर प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, और फिर शाब्दिक, फिर तर्क की भी हमने कहा था, तार्किक, गणितज्ञ ये भी आती है। इसका मतलब इसने पूछा है कौन सी क्षमता नहीं है, तो व्यवहारिक है वो नहीं है, बाकी 7 योग्यताएं हैं। तो आपने लाइन टू लाइन जैसे याद करवाया था वैसा किया है, बिल्कुल फैक्ट सही है आपका। बढ़िया सवाल, क्लास में आप वीडियो देख लेना। इसमें ये उदाहरण भी मैंने कहा था कि अवस्था ध्यान रखना, खासकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एडिक्शन की, और प अक्षर भी मैंने कहा था ध्यान रखना, और उद्यमिता आएगा, परिश्रम आएगा, उद्योग आयु आएगा, ध्यान रखना। तो अवस्था किसकी बात कर रहा है कि कक्षा की संरचना इस प्रकार है ताकि विद्यार्थी 6 से 12, अब 6 से 12 है, इसका मतलब ये अवस्था तो कौन सी हो गई? बाल्यावस्था। और कहा था कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था दोनों एडिक्शन के अनुसार ध्यान रखना। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने, खुद को सक्षम व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक के किस चरण की ओर ले जा रहा है? परिश्रम, उद्योग, आयु, जिसमें बाल्यावस्था होती है तो दयी बाल्यावस्था का रहा है, यहाँ परिश्रम, और किशोरावस्था में पहचान, भूमिका निर्वाह, तादात्मिकता या भूमिका भ्रांति, इसको हमने पढ़ा था। लास्ट सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? बात किसकी कर रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी उपयोगिता नहीं है? हमने इसकी प्रकृति और नेचर में पढ़ा था। एक तरफ लिखा था शिक्षा मनोविज्ञान है और एक तरफ लिखा था शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान नहीं है। सीधा सा स्पेशल लिखा था कि ये शुद्ध विज्ञान में नहीं आता, बिल्कुल विज्ञान सब्जेक्ट है उसकी तरह नहीं आता। ये सकारात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है, व्यवहारगत विज्ञान भी है, ये मुख्य रूप से सोशल साइंस भी है और अप्लाइड साइंस है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, आदर्श विज्ञान नहीं है, ऐसे शब्द लिखे थे स्पेशल। और उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। समूह गतिकी को समझने में सहायक, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक है, बिल्कुल इसकी उपयोगिता है। कक्षा में शैक्षणिक वातावरण उपयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। यहाँ देखो यही बात आई कि विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से करने में सहायक, तो विज्ञान की तरह जो ढंग से उपयोग करना है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो सीधा सा अपने आप आपको जवाब मिल जाता है कि विज्ञान की तरह। तो बिल्कुल अच्छा पेपर था, पढ़ने लायक था, और मनोविज्ञान हमेशा ऐसा पेपर ही आता है कि समझें और उस अकॉर्डिंग करें।
बिल्कुल क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग 16-17 सवाल तो बिल्कुल हूबहू आपने अच्छे ढंग से किए होंगे। 2-3 सवाल है उनको देखा तो उनको भी सही किया होगा। आगे इसी तरह लगे रहें। धन्यवाद।